तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की कुछ की अप्रोचेस और उनके कंसेप्ट्स की समरी पढ़ेंगे। सो सबसे पहले इसके लिए हमें स्ट्रैटेजिक डिसीजंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि हमारे जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं वो होते क्या हैं। ये वो डिसीजंस होते हैं जिनको हम प्रेजेंट में लेते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट कर सकते हैं, और जो मेन इम्पॉर्टेंट विच इज़ कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, फाइनेंस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इनको हमें काफ़ी ध्यान से लेना पड़ता है। इसमें हमारा इन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में हमारा इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे हम रियल इश्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं टाटा का स्मॉल कार। टाटा ने टेटले का एक्विजिशन किया, उसके बारे में ये सारे एग्जांपल्स हमारे हैं। सो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को डिटरमाइन करने में। अगर इनमें कुछ भी फॉल्ट हो जाता है तो हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो सकती है। तो इसमें सबसे पहली अप्रोच हम पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरल ऑपर्चुनिस्टिक अप्रोच। इसमें क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस करता है, ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर। यहाँ पे वो ये देखता है कि जब भी कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसको क्या करने की कोशिश करता है, एक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसमें जो एंटरप्रेन्योर है उसके हाथ में सेंट्रलाइज पावर होती है, पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में यहाँ पे रहता है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का जो नेचर होता है कि वो रिस्क टेकर की तरह होता है, वो रिस्क लेना जानता है, वो रिस्क लेना चाहता है, और उसकी जो एस्पिरेशंस होती हैं वो काफ़ी हाई होती हैं। वो जो है जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आती हैं उन सबको ग्रैब करने की कोशिश करता है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये उन स्ट्रैटेजिस्ट के लिए सुटेबल रहती है जिनके पास अच्छे खासे फंड्स अवेलेबल होते हैं। अगर ये जो स्ट्रैटेजी है ये फेल भी हो सकती है अगर जो एंटरप्रेन्योर है उसने अपॉर्चुनिटी को अच्छे से एनालाइज नहीं किया है, या फिर उसका इंट्यूशन जो है वो वीक है, या उसका जो विजन है वो फेल भी हो सकता है इस केस में। तो इसमें एंटरप्रेन्योर जो है वो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस करता है, इसलिए इसको एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच बोला गया है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नाम से क्लियर होता है कि भाई इसमें हम जो है हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलते हैं। हम एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लेते, हम एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपनी अप्रोच को डिसाइड करते हैं। इसमें बोला गया है कि सिस्टमैटिक होती है, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है। इसमें हम हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे से करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं। कोई भी काम करने से पहले इस अप्रोच में हमारा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस देखा जाता है। ये जो अप्रोच है हमारी वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। इसमें एक तरीके से अगर हम रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्डाइजेशंस को फॉलो करते हैं तो हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। यहाँ पे ये जो अप्रोच है हमारी वो एक्सपर्टीज़ के ऊपर रिलाई करती है। कोई भी काम विदाउट फैक्ट्स फिगर्स की एनालिसिस के बिना यहाँ पे नहीं होता है। ये एक आज के टाइम पे अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द एमएनसीज इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, और इस अप्रोच में जो काम है वो डिसेंट्रलाइज मैनर में होता है। हमने देखा एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, सेंट्रलाइज मैनर में होता है, वहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल जो है वो एंटरप्रेन्योर के पास होता है, इसलिए वो काफ़ी अच्छे खासे रिस्की डिसीजंस भी ले लेता है। बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होता है, इसका मतलब जो पावर है वो बटी हुई है। हर व्यक्ति जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ होंगे या फिर जो भी इसके मैनेजर्स होंगे सबकी सहमति लेनी ज़रूरी होती है। तो ये काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे होता है, और इसमें ये कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के लिए बहुत सूटेबल है। जहाँ पे आपको काफ़ी कठिन निर्णय लेने हैं तो वहाँ पे ये जो अप्रोच है हमारी वो बहुत अच्छी साबित होती है। बट इस अप्रोच की प्रॉब्लम क्या है कि ये स्लो हो सकती है, ये इनफ्लेक्सिबल भी हो सकती है। स्लो क्यों होगी, क्योंकि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है, जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज है तो उसमें टाइम लगता है। बट व्हेन पावर इज सेंट्रलाइज तो पावर जो टाइम है वो हमारा कम लगता है। तो वो जो ये अप्रोच है इसलिए स्लो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रोसीजर्स के हिसाब से किया जाएगा, और कई बार ये इनफ्लेक्सिबल भी साबित हो सकती है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट
अप्रोच आती है वो आती है एडेप्टिव अप्रोच। ये जो अप्रोच होती है इसमें नाम से क्लियर है कि अडेप्ट करते हैं। जब भी हमें दिखता है कि कोई चेंज आ रहा है मार्केट में, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, तो उसको हम अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अप्रोच है वो रिएक्टिव होती है। जब भी हमने कुछ देखा मार्केट में, कुछ भी एक्टिविटी हुई, उसके अगेंस्ट हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, इस वजह से इसको रिएक्टिव बोला गया है। और ये इंक्रीमेंटल अप्रोच भी है। इसके बाद इट कॉम्प्रोमाइज डिसीजंस फ्रॉम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के डिसीजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है। ये ये जो अप्रोच है हमारी, ये पब्लिक सेक्टर और चेंजिंग इन्वायरमेंट्स के लिए सूटेबल है। बट ये अप्रोच कई बार गलत साबित हो सकती है अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस अप्रोच में क्या होता है, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आए आप उसको एकदम से अडॉप्ट कर लेती है इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, बट अगर कोई मार्केट में चेंज नहीं आ रहा होता है तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच है वो उसके लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो स्लो टू रिस्पॉन्ड टू रैपिड इन्वायरमेंटल शिफ्ट, ऐसा हो सकता है कई बार ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेती है, बट ऐसा देखा जा सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि इन्वायरमेंटल शिफ्ट बहुत स्पीड से हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लेबर मार्केट से हम कब मशीनरी की तरफ चले गए, तो एकदम से इनको टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने में, क्योंकि ये हाईली एडेप्टिव है, रिएक्टिव है। तो ये एकदम से प्री प्लान तरीके से नहीं चलते और इनकी इस वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है। तो दीज आर द अप्रोचेस ऑफ strategic decision making